नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में धरनों की गूंज रही। मामला फैज़ाबाद धरने का था। उस धरने का मास्टरमाइंड कौन था, किसने रियासत की मशीनरी को इस्तेमाल किया, कैसे जत्थों को इजाज़त दी गई कि वो रियासत के सिंबल्स को ज़ेर दस्त करने की कोशिश करें, हुकूमतों को डिसरप्ट करें, और कैसे उनको सहूलत फराहम की गई। धरनों की जब बात निकली तो धरने पुराने भी याद आए। मौलाना जो कैनेडी हैं उनका नाम भी सामने आया। तारुल कादरी साहब को कैसे कनाडा से यहाँ पर लाया गया, धरनों का एहतमाम किया गया। इसमें जो बहुत अहम किरदार आया इस तमाम प्रोसीडिंग्स में, वो एफिडेविट था जो अफसार आलम साहब ने सबमिट किया। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं। दूसरे पैनलिस्ट के साथ इनका मुफस्सल तारुफ अभी करवाता हूँ। उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह अंदाज से बताया कि बतौर पैमरा चेयरमैन उनको किस किस्म के मसाइब का सामना करना पड़ा, किस किस्म की रुकावटें आईं, किस किस्म की धमकियाँ आईं, और किस तरीके से रियासत के इदारों के नुमाइंदगान ने उनसे काम निकलवाने की कोशिश की ताकि ख़ास किस्म का बयानिया धरनों के हवाले से और धरना करने वालों के हवाले से बनाया जा सके। ये बहुत संजीदा मामला है। जो अक़वाम अपने माजी से सीखती नहीं हैं, उस माजी के अंदर जो बुरे किरदार हैं उनका एहतसाब नहीं करती हैं, वो बुरे तरीके से हाल गुजारती हैं और मुस्तकबिल भी उनका तज़ब्ज़ब का शिकार रहता है। तो अफसार आलम साहब, साबिक़ चेयरमैन पैमरा, तज़कियाकार, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनके बराबर में हसन अयूब खान साहब, सहाफ़ी, तज़कियाकार, कोर्ट के मामलात और सियासी मामलात पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। आपको भी बहुत शुक्रिया। दो जय्यद सियासतदान, राना तनवीर हुसैन साहब हमारे पास मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनका बहुत शुक्रिया, और मुराद राज साहब इस्तेहकाम पार्टी की तरफ से, इन दोनों का भी शुक्रिया। आप दोनों की इजाज़त से ज़रा मैं स्टूडियो यहाँ से इसका आगाज़ करूँ। एक तो अफसार, माई पर्सनल कॉम्प्लीमेंट टू यू, क्योंकि नाज़रीन को ये पता होना चाहिए कि एक ऐसा वक्त भी था कि जब दो लफ्ज़ कहना आपको चैनल से निकलवा सकता था, और वो दो लफ्ज़ क्या से, अफसार आलम। अफसार आलम का नाम टीवी पर चलना या ट्वीट में चलना जो था वो गुनाह कबीरा समझा जाता था। और आज चीफ जस्टिस और अदालत के अंदर आपको एक रोल मॉडल के तौर पे पेश किया गया कि ऐसे आपको स्टैंड लेना चाहिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ज़रा इसके ऊपर आइएगा, आप प्रोसीडिंग्स को ऐसे ही समझते थे कि इतने फैलाव के साथ, इतनी तफसील के साथ और इतने सब्सटेंस के साथ चलेंगी, या आपके ख्याल में था कि आज हैरानकुन हद तक अदालत की तरफ से खुली आवाज़ सामने आई इन धरनों पर? देखिए तलत साहब, आपको पता है हम दोनों ने करियर साथ शुरू किया। हमारी कोई ऐसी ख्वाहिशात कभी भी नहीं रही कि हमें बहुत बड़ा कोई रोल मिले या बहुत बड़ी शख्सियत समझा जाए। ऐसे ही हैं हम, और ना मुझे आज अंदाज़ा था कि ये कोई इतना ज़्यादा इसका फैलाव होगा, ना ही मैंने इस नीयत से ये सब किया था। वो तो एक फ़ैसला आया फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से, जिसमें पैराग्राफ 35 और 36 ये कह रहे थे कि पैमरा ने अपनी स्टैट्यूटरी जो ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन, वो पूरी नहीं की। उससे मुझे तकलीफ़ हुई क्योंकि उस वक्त मैं चेयरमैन था, और उसके 3 वीक्स बाद मुझे निकाल दिया गया कोर्ट के ज़रिए। तो मैं उस रिकॉर्ड को दुरुस्त करना चाह रहा था। तो मैंने बात की 2-3 टीवी चैनल पे, और जिसके बाद हेयरिंग हुई तो मैं उसमें पिछले माह सितंबर में हेयरिंग 28 सितंबर को हुई थी। तो मैं चला गया, तो वहाँ जो बेंच था, बेंच इस पर काफ़ी मुस्तरब था आई वुड से। उन्होंने कहा कि जी लोग टीवी पे बात करते हैं, और अगर सच बोलना है तो हमारे सामने आके यहाँ लिख के सच बोलें। तो मेरी ये कमिटमेंट है अल्लाह के साथ और इस धरती के लोगों के साथ कि अगर मैंने कोई काम किया है, टैक्स पेयर्स के पैसों से मैंने कोई तनख्वाह ली है, तो मैं जवाबदेह भी हूँ। और अगर मुझे ये चैलेंज किया जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है कि जो सच है वो खड़े और गवाही दो, और मेरा मज़हब ये कहता है कि जब गवाही देने का वक्त आए तो गवाही दो। तो मैंने जो अपनी आंखों से सच देखा है, तो जर्नलिज्म क्या है, जो आप देख डॉक्यूमेंट करना ना, सच डॉक्यूमेंट करना और सच बाहर लाना। तो आपका इंटेंट इससे ज़्यादा नहीं था, और लेकिन वो अब हसन अयूब साहब को डॉक्यूमेंट बन गया, उसके गिर्द बहुत सारी प्रोसीडिंग्स घूम रही हैं। इज़न्ट दैट सरप्राइजिंग? एक एफिडेविट, बावजूद इसके कि उसके ऊपर कमीशन नुमा चीज़ें भी हुई, इंक्वायरियाँ भी हुई, बहुत सारी मालूमात थी भी, उसके ऊपर नहीं हुआ, इनके डॉक्यूमेंट क्यों? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो बनेगी अब, और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है, देखिए फैक्ट्स आपके सामने हैं। अगर मैं कहूँ कि किसी को मालूम नहीं है कि फैक्ट्स क्या हैं, यानी टीएलपी को कौन लेकर आया, किसने टीएलपी को बिठाया, उनको फंडिंग किसने दी, और फिर ये मतलब सारी बात खुली किताब है, और खुली किताब की तरह सबके सामने मामला मेरे ख्याल से सब जुगस है। अगर हम इस पर ज़्यादा फोकस ना करें कि भाई
क्या है, फैक्ट्स के ऊपर ना जाएं और हम खाली ये देखें कि उस वक्त क्या क्या वाकयात हुए और वो चेन क्या थी। तो अगर हम उसके ऊपर बात करें तो ज्यादा मुनासिब होगा, लेकिन क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी कुछ काम करना है। I think there's a problem with your mic. If you could just hold on for a second, can you fix the mic, please? And the meanwhile, I will go. एक छोटी सी बात जी, go ahead. फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को चीफ जस्टिस साहब ने और बेंच ने कहा है कि ये काफ़ी नहीं है, उन्होंने कहा आई वॉश है, आई वॉश है, ठीक है, और उन्हें इसलिए उन्हें सजेस्ट किया कि अगर आप कमीशन बनाना चाहते हैं तो बताएं। Okay. Let me go to our politicians here. राना साहब, पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जमात सबसे ज़्यादा मुतासर थी इन धरनों की, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंटेशन जिसका आप सार जिक्र कर रहे हैं और जिसका हसन अयूब जिक्र कर रहे थे, उस तरह की डॉक्यूमेंटेशन नहीं आप कर पाए, कोई अपना वाइट पेपर नहीं जारी कर पाए, कोई अपने बयानात, कोई एफिडेविट्स नहीं जारी कर पाए, 2 प्राइम मिनिस्टर गुजरे, इसकी क्या वजह? तल्ला साहब, एक तो मैं अब सार आलम साहब को शाबाश और फुल मार्क्स कि कम से कम चले एक ऐसा शख्स आगे आया जिसने आके सच बताया और एक डॉक्यूमेंट जो है उसको पेश किया वहाँ पे एफिडेविट की सूरत में। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारी कौम में उसका करैक्टर बिल्डिंग भी हो रही है कि चीज़ों को सामने लाएं और हम जो सही बात है उस पर चलें, और जो भी पीछे माजी में हो चुका है वो हिस्ट्री है, वो उसमें तो कोई किसी को शक नहीं कि क्या क्या होता रहा है, वो लंबी कहानी है। लेकिन कमिंग आपको भी तो डॉक्यूमेंट करना था ना, आपको भी हम चाहते थे कि आपको 10 में से 10 नंबर देते हैं कि देखिए आपकी तरफ से ये आया, आपकी तरफ से ये बयान आया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, देखें ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो सार आलम साहब ने बयान किया है वो उनके साथ बीती, और ये इतनी शायद हकीकत इस सतह पे, नेपरा की सतह पे हमें ना पता हो, लेकिन वो पता था, एविडेंट था कि ये धरने के पीछे कौन लोग हैं। तो मेरा जो 2014 का धरना था डी चौक में, उसका भी सभी को पता था कहाँ से खाना आता है, कौन खा रहा है, और ये बातें हुई भी, और उस वक्त कहा भी गया। तो उस वक्त आर्मी चीफ ने भी कहा कि मुझे नहीं पता ये किस तरह हुआ है। बहरहाल उसने बर्डन जो था वो शिफ्ट कर दिया वो नीचे की तरफ, चाहे वो ज़हीरुल-इस्लाम था या दूसरे लोग थे। तो जो फैज़ाबाद वाला धरना था उसमें तो बड़ा क्लियर कट था कि उसमें किसी बयानात हम देते रहे हैं, किसी को नहीं पता कि वहाँ पैसे दिए गए, उनको उठाया गया, हज़ार रुपया दिया गया और कहा कि अब चले जाएं। और उस वक्त के आर्मी चीफ ने कहा एयरपोर्ट पे मैंने सऊदी अरेबिया जाना है और मेरे सऊदी अरेबिया पहुँचने से पहले आप यहाँ से इनको उठाएँ। तो वो सभी को पता था कि पीछे फैज़ हमीद है या DGC वो काम कर रहा है या सारे काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसमें बयानात भी हमारी तरफ आते रहे और हमने सफ़र भी किया और बहुत ज़्यादा सफ़र किया। हमारे जो एहसन इकबाल साहब हैं उनको तो गोली भी लगी उसमें। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और जिस तरह हमारे मिनिस्टर्स ने भी रिज़ाइन किया, तो ये मैं समझता हूँ कि अब चीज़ें सामने आ रही हैं और अदालतों में चाहिए कि वो आगे बढ़ें और ऐसे वाक़यात आइंदा ना हो जैसे हमारा नुकसान नहीं है, ये मुल्क का नुकसान। जी बिल्कुल सही है, और आज इतना नुकसान हुआ कि अदालत के अंदर कि ये मुल्क और कौम का नुकसान है। मुराद साहब, आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी रफाकत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उनके हवाले से भी नाम आता है कि बेसिकली उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए सारा एहतमाम किया गया था, फिर उस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए एहतमाम किया गया, लेकिन अब जो शवाहिद आ रहे हैं वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म के हैं कि रियासती वसाइल को कैसे इस्तेमाल किया गया। तो मैं ज़रा आपकी पोजीशन जानना चाहूँगा इन धरनों के हवाले से, बिलखसूस TLP का जो धरना था फैज़ाबाद का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें तलत साहब, ये सब चीज़ें जब हुई, मेरे ख़्याल से आलम साहब ने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है, मगर देखना जब तक इनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, देखेंगे नहीं कि किसने करवाया, क्यों करवाया, क्या वजूहात थी, किस वजह से ये सब कुछ हुआ। क्योंकि आपने देखा कि जब भी पास में ये चीज़ें हुई हैं या अब भी जब होती हैं तो कोई ना कोई इनके पीछे होता है, कोई ना कोई करवाता है, और उसके लिए उनको कोई स्पेशल उसके नताइज कलामी होती है। आपको साइंस का पेपर थोड़ी, आपको नहीं पता किसने करवाया था। फराज राज साहब, मेरा कमाल ही हो गया ये तो। ये आपने कौन सा, मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई करवाता है उनको कोई रिजल्ट चाहिए होता है, जो रिजल्ट चाहिए होता है, जब रिजल्ट मिल जाता है तो सब उठ के अपने घरों को चले जाते हैं। आपको याद है हम भी तो 126 दिन बैठे रहे थे जब वहाँ पे इन माय प्रायर पार्टी। सो इसलिए
जब खत्म होना तो वो एक वो जो आप बैठे हुए थे वो भी इसी किस्म का धरना था, बिठाया गया था ना आपको वहां पे? उसके पीछे देखिए मैं उस वक्त तो उसमें इन्वॉल्व नहीं था। नहीं, कोई मसला नहीं है, मतलब आपको किसी चीज के बारे में जानने के लिए इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। मैं भी मरीख पे नहीं गया, लेकिन मुझे पता है मरीख मौजूद है, तो आपके के लिए मालूमात रखना जो है वो उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। देखें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखें जब करवाया गया तो ऑब्वियसली किसी ना किसी अंडरस्टैंडिंग से ही करवाया गया था ना, कि इन द सेंस के वी नीड टू गो देयर, वी नीड टू डू दिस, और फिर इसका रिजल्ट कुछ और निकलेगा। रिजल्ट नहीं निकला, रैप अप हो गया, सब कुछ खत्म हो गया और वापस आप घरों को आ गए। सो इसलिए, मगर ये है कि जितनी उसमें आई थिंक जितना वसाइलों का उसमें ज्यादती की गई, मेरे ख्याल से कभी मैंने तो देखी नहीं इतनी, कि आई मीन 126 डेज 124 डेज 126 जो भी थे वो आई मीन इतने दिन वहां पे लोगों को बिठाना, लेके जाना, और वो एपीएस हुआ तो फिर वाइंड अप किया, मतलब आप इतनी कैपेसिटी नहीं थी उसको वाइंड अप करें। लेट मी गो बैक टू द स्टूडियो। अब सर योर पॉइंट टू मेक, गो अहेड। अच्छी बात की है, मैं दोनों ने मेरा ख्याल है कि वाज़ेह कर दिया है। राना तनवीर साहब ने तो फैज़ का नाम भी ले लिया कि हमें सब पता था कि वही करवा रहा है, और मुराद राज साहब ने जो कहा कि अंडरस्टैंडिंग से आए थे और हमें बताया गया था कि कुछ होगा, और लेकिन हुआ कुछ नहीं, तो वापस आ गए। बदकिस्मती है इस मुल्क की, इसीलिए तो हम आगे नहीं जा रहे। तरक्की क्यों नहीं हो रही? बदनीयती की वजह से तरक्की नहीं हो रही। इस मुल्क में कमी किसी चीज़ की नहीं है। इशू ये है कि जिसका जो काम है वो नहीं करता, और मैंने सिर्फ अपनी ये कोशिश की है कि जो कुछ मुझे पता था वो मैं आवाम के सामने ले आऊँ। मैंने कोई बहुत तीर नहीं चलाया, बहुत बड़ा काम नहीं किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये कदा कलामी कि आपके एफिडेविट के अंदर जो सियासी क़यादत है उसके ऊपर भी पूरा पैरा है। किस तरह मरियम औरंगजेब आपको कॉल करती रहीं, प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में वो कॉल करती रहीं, फिर आपने उनसे बाकायदा रिटन डायरेक्टिव्स मंगवाए। तो ये सेंसरशिप जो है ये सिर्फ अपारा से या पिंडी से नहीं आती, ये तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी आई ना आपके पास। देखिए मैं आपको एक मज़े आज दिलचस्प बात हुई कोर्ट में, मैं वो एक अगर आप इजाज़त दें तो छोटी सी है सुना देता हूँ। मुझसे बेंच ने पूछा कि जो मौजूदा चेयरमैन है उनसे वो बार बार पूछ रहे थे आपको किसने कहा, हु टोल्ड यू कि आप ये रिव्यू पिटिशन फाइल करें और किस आप विड्रॉ कर रहे हैं। आप वो नहीं बता रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा आपके तजर्बे के मुताबिक क्या हो सकता है। मैंने कहा मेरे तजर्बे के मुताबिक तो, क्योंकि मैंने वहाँ काम किया हुआ है। किस तजर्बे? गोली वाले तजर्बे की पूछ रही थी किसके? वहाँ पैमरा के बतौर चेयरमैन आपको बहुत सारे तजर्बात हुए ना? जी वो हाँ बहुत सारे हुए। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज भी बैठे हैं आपको। तो वो उन्होंने कहा आप अपने तजर्बे के मुताबिक बताएं कि किसने इन्हें कहा होगा। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता इन्हें किसने कहा, लेकिन तजर्बे के मुताबिक आपने मुझसे डायरेक्ट पूछा तो मेरा जवाब देना फ़र्ज़ है। मैंने कहा मेरे तजर्बे के मुताबिक या तो इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने कहा होगा या एजेंसीज ने कहा होगा। ये मैंने कोर्ट में कहा है। एक बात जो मैं नहीं कह सका क्योंकि वो कोर्ट टाइम भी नहीं ज़्यादा देती ना, वो ये था कि अगर इन्हें मिनिस्ट्री ने भी कहा है ना तो मिनिस्ट्री को भी किसी एजेंसी ने ही कहा है। पॉसिबल है। आपकी बात का जवाब मिल गया? बिल्कुल मिल गया। जरा हसन साहब, ये विल इट टेक अस फॉरवर्ड? ये संजीदा सवाल है, ये तो अभी तो हम प्रोग्राम के अंदर बात कर रहे हैं, सेंसेशन भी है, पॉलिटिशियन से भी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन विल इट टेक अस फॉरवर्ड? आपको लगता है कि इससे आने वाले रास्ते खुलेंगे या नहीं? बिल्कुल खुलेंगे। इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि माजी में जो हो गुजरा है उस पर मट्टी पाँव नहीं चलेगा। ठीक, जो जिसने किया गलत किया सज़ा नहीं मिलेगी। मेरी अपनी ज़ाती राय में सज़ा का कोई हुक्म नहीं आएगा अदालत की तरफ से या कमीशन की जानिब से, लेकिन वो ये कम अज़ कम डिटरमिन कर देंगे कि किसकी क्या गलती थी, किसका क्या रोल था, अगर किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो क्यों ज़्यादती हुई है और उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या हासिल करना चाह रहे थे, ये तमाम की तमाम चीज़ें आएंगी। देखिए ना, आपके जो माजी के कमीशन जितने भी गुजरे हैं उनका कभी भी कोई रिजल्ट नहीं आया। एबटाबाद कमीशन देख लें, हमूदुर्रहमान कमीशन देख लें, जितने भी कमीशन गुजरे हैं, लेकिन ये कमीशन क्योंकि चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फाइज़ साहब, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ। नोइंग हिम, नोइंग हिज जो जिस तरीके से वो चलते हैं, जिस तरह वो फियरलेस हैं। लेकिन बावजूद आप कह रहे हैं कि वो सजा की तरफ नहीं जाएंगे। नोइंग हिम नहीं, नोइंग हिम वो सजा की तरफ, वो पहली हियरिंग में वो कह चुके हैं कि किसी को सजा देने मकसद नहीं है। अगर जुर्म साबित हो गया तो सजा उन्होंने कहा कि वो फिर पेरेंट डिपार्टमेंट देगा। अच्छा, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की उन्होंने बात की है, लेकिन अगर पेरेंट डिपार्टमेंट का उस वक्त का पेरेंट, उसमें बात सुने, अगर पेरेंट डिपार्टमेंट का उस वक्त का पेरेंट इसमें इन्वॉल्व हुआ तो
तो पेरेंट डिपार्टमेंट का, अगर पेरेंट भी इन्वॉल्व था तो फिर वो पेरेंट डिपार्टमेंट जाने इससे मुताल्लिक आर्मी चीफ की कुछ नहीं होना, ये रेड लाइन विद तलत हुसैन क्रॉस ना नहीं, आर्मी चीफ की डायरेक्शन के बगैर डीजीसी हो या डीजीआई, आपको जल्दी किस चीज की है? नहीं, अब देखें बज़ाहिर तो ऐसा क्योंकि डिसिप्लिन फोर्स है, हो नहीं सकता, होता नहीं है। जिस तरह उनसे पूछा लेकिन जिस शख्स ने मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, जिस शख्स के दस्तखत वो सबको मालूम है, जिसने डॉक्यूमेंट साइन किया है, इसके साथ जिसने डॉक्यूमेंट साइन किया है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गर्दन तो उसने खुद दी ना अपनी, ना आपने दी ना उसके पेरेंट ने दी, लेकिन कमांड के पेरेंट डिपार्टमेंट नहीं, लेकिन 12 सिग्नेचर किसके पेपर के ऊपर? देखिए इशू ये है, मैं इस मुत्तफिक हूँ जितनी बात हसन ने की है। मैं समझता हूँ कि सज़ा, मेरा भी मकसद किसी को सज़ा दिलवाना नहीं, मैं चाहता हूँ जो सच कौम के सामने आ जाए। इसीलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए, उस कमीशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं, देखिए कौम भी कि जरा मुझ पे कैसे हो रही है और मैं सवालों के जवाब दे पाता हूँ कि नहीं दे पाता, और उनका भी देखें, कौम को खुद पता चल जाएगा। ओपन हियरिंग कहाँ होनी है? लेकिन बात यह है कि अगर आपने जो पेरेंट की बात की है, सज़ा की जब बात ही नहीं है तो फिर सच सामने आना चाहिए कि किसने कहा। बहुत अच्छी बात। ओके राना साहब, मुराद राज साहब इज वेरी ओपन, वेरी कैंडिड। उन्होंने कहा जी कि हमें कहा गया था, वहाँ पे चले गए, उसके बाद वो कुछ नहीं हुआ, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था। हम आपकी जमात और आपके प्राइम मिनिस्टर से, एक्स प्राइम मिनिस्टर से ये तवक्को करते हैं कि वो भी इसी कैंडिड अंदाज से हमें बताएं कि मुद्दा क्या था, उनके पास कौन लोग आते थे, और ये डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। तमाम पाकिस्तान के अंदर तारीख को सही कदमों पर चलाने के लिए ज़रूरी है। तो ये आप अपनी पार्टी के सीनियर लीडर के हवाले से बताएं ना उनको जी कि ये करने की ज़रूरत है आपको, कि नहीं? नहीं तलत साहब, देखें आप, मेरा हाल है एक चीज़ को आप बार बार बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी की तरफ से जो मामला है वो तो उस वक्त भी सारी कौम को पता था कि ये 2014 का धरना है के पीछे कौन है, फैज़ाबाद के धरने के पीछे कौन है, उसके मकासद क्या हैं, और हमारी तरफ से रिपीटेडली ये कहा गया। और अब मैंने तो आपको बड़ा कहा है कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कन्फ्रंट किया उस वक्त के आर्मी चीफ को कि ये जो धरना है ये किस तरह है, तो उन्होंने कहा जी मुझे मेरे इल्म में नहीं है, और फिर वो किसी और पे बड़ा बोझ चला गया, शिफ्ट हो गया मामला के उन्होंने शायद किया है या पूछूंगा या करूंगा। लेकिन मसला ये है कि ये इशू नहीं है। इशू ये है कि 2014 का अभी इमरान साहब जो बात कर रहे हैं कि पीछे उनके कौन कोई था, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, कहा हमें, वो कौन थे वो तो नहीं ये बता रहे वो कौन थे, क्योंकि इनको तो डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो उनके इमाम पे कर रहे थे। हमें तो उस वक्त ये मामला तुम्हारे सामने आया तो वो बता रहे हैं। लेकिन जिस 2014 की जो धरना था वो सिविल नाफरमानी थी, और सिविल नाफरमानी को उस वक्त तो कुछ नहीं किया गया। उन्होंने पीटीवी पे हमला किया, उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला किया, जो भी हो वो आपके सामने है। कमाल है राना साहब, वैसे एक जुमला वैसे आ रहा है, आज तो जुमलों की आमद हो रही है ना, काजी फायज ईसा साहब की अदालत को सुन के। इस नाफरमानी में भी आपने एम्फोसिस जो है सिविल ही डाला है वैसे। नाफरमानी भी तुसी सिविल दे खाते च पाई है। वो सिविल नाफरमानी, वो सिविलियन की नाफरमानी थी। कर रहे हैं राना साहब, शरीफ सिविलियन नाफरमानी, सिविलियन की नाफरमानी मैं आपको बताऊं, सिविलियन नाफरमानी नहीं, सिविलियन नाफरमानी से मेरा ये एक ऐसा एक जुर्म है जिसके पे एक्शन होना चाहिए था कि ये तो क्लियर कट कहा गया कि बिल ना दो, टैक्स ना दो, हुंडी के जरिए पैसे लाओ। सिविल नाफरमानी होती क्या है, क्या वो मूवमेंट होती हैं? तो ये इसके पीछे जो चीज़ थी वो तो गवर्नमेंट को टॉपल करने की थी। तो मैं समझता हूँ कि अभी इसको जो बात कर रहे हैं किसको नहीं पता। आप बात कर रहे हैं कि जी पार्टी आपकी बात नहीं कर रही, हमने की हमारी पार्टी ने और क्या करना था। सबको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ, किस तरह ये गया गया और कौन करवा रहा था, किस तरह हो रहा था और उसके मकासद क्या थे। बस सबको उतना नहीं पता जिस तरह होना चाहिए। बट आई टेक योर पॉइंट मुराद साहब। व्हेन यू लुक बैक, अभी राना साहब ने बात की कि जो बराह रास्त इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनके पास बराह रास्त मालूमात होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर हमें तारीख के साथ किसी ना किसी तरीके से रिकनसाइल करना है तो वो लोग जो इन्वॉल्व भी थे उनको भी, जो मेरे दोनों दोस्तों का यहाँ पे है पॉइंट ऑफ व्यू, उनको भी सामने आके बता देना चाहिए कि ऐसे हुआ था। सजा जजा का मामला नहीं है। योर टेक।
देखिए, मैं समझता हूँ कि एक चीज़ हुई है, अगर उन लोगों को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए, चाहे वो पीटीआई के चेयरमैन हों या वो कैनेडियन साहब हों, उनको भी बुला के, मेरे ख्याल से दोनों को अगर, या और कोई जिस तरह फैज़ाबाद वाले उनको भी बुला के, मेरे ख्याल से सबको अगर बुला के पूछा जाए, देखें एट द एंड ऑफ द डे रेकनसाइल ही करना है इस चीज़ को और देखना है कि दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो। सो अगर एक चीज़ को पूरा एंड तक पहुंचाना है, मैं समझता हूँ तलत साहब, तो मेरे ख्याल से सबसे बात होनी चाहिए इसके ऊपर, नॉट जस्ट वन पार्टी और टू। आई थिंक एवरीबडी शुड बी इन्वॉल्व इन इट सो दैट डजंट हैपन अगेन। अच्छा, आपके लिए अगर मैं ये सवाल पूछूं और उसके बाद मैं डिबेट वापस सीधे लेके आता हूँ स्टूडियोज़ में, आप जब मुड़ के देखते हैं इन तमाम वाक़यात को, तो बतौर सियासतदान आपके ख्याल में आपकी सियासत को इन वाक़यात से मदद मिली है, या आपकी सियासत इन वाक़यात की वजह से ज़्यादा ख़राब हुई है, या क्या हुआ है? आई मीन, डू यू फील बेटर एज अ पॉलिटिशियन बिकॉज ऑफ दीज इवेंट्स, या आपके ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा? देखिए, मेरे ख्याल से अब आप देखें तो मेरे ख्याल से अब आप सोचते हैं कि शायद हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, उस एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए था। मगर एट द एंड ऑफ द डे हमारे पाकिस्तानी लोगों की आई थिंक इतनी शॉर्ट मेमोरी है कि यहाँ पे चीज़ें बदलते हुए आपने देखा टाइम लगता नहीं। अगर आप देखें कि जहाँ पे पीटीआई खड़ी थी, हुकूमत जिस वक्त उनकी नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया गया, उस वक्त पीटीआई का ग्राफ किधर था और उसी से 6 महीने बाद कहाँ पे था, तो आप देखें कि कितनी जल्दी लोगों ने टर्न किया। अगर उसी हुकूमत को मेरे ख्याल से चलने दिया जाता तो आज मेरे ख्याल से पीटीआई का आपको कैंडिडेट नहीं मिलना था, टिकट लेने वाला। सो इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बड़ी शॉर्ट मेमोरी है लोगों की, मगर टू फिक्स एवरीथिंग आई थिंक एवरीबडी हु वाज इन्वॉल्व्ड शुड बी ब्रॉट टू द टेबल, और वहाँ से बात शुरू होनी चाहिए और वहीं पे बात खत्म होनी चाहिए। ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक है और उसके बाद बुनियादी सवाल पूछेंगे कि जिनकी हुकूमतें थीं, अभी हसन ने जब तनवीर साहब बात कर रहे थे, ज़ेरे लब ये सवाल उठाया, मैं चाहता हूँ कि खुल के हम इस सवाल को उठाएं। उनको आना चाहिए कि कितना अच्छा मौका है, कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, हमारी 2 हुकूमतों को टॉपल करने की कोशिश की गई है, ए पकड़ो मेरा एफिडेविट, ए पकड़ो एहसन इकबाल का एफिडेविट, ये आया नवाज शरीफ की तरफ से, ये आया अब्बासी साहब की तरफ से, ऐसा क्या होगा या नहीं? ब्रेक के बाद। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत के अंदर फैज़ाबाद धरने का किस्सा चल निकला है, और माजी के बहुत सारे ऐसे भूत जो हमारा ख्याल था कि हम उनको ज़मीन के अंदर दबा चुके हैं, दोबारा से सामने आए हुए हैं। हसन, अगर मैं आपसे रिवर्स ऑर्डर में शुरू करूँ, क्योंकि आप राना साहब की बात के ऊपर ये कह रहे थे कि पॉलिटिशियंस को करना चाहिए, इनकी जमात ताकत गवर्नमेंट इनकी थी, तो ये बड़ा मौका है रिकॉर्ड की दुरुस्त की। एक्स पैमरा चेयरमैन ने तो कर दिया जी, रिकॉर्ड की दुरुस्ती में लिखना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या हुआ था। यू थिंक पॉलिटिशियंस बिल्कुल, उस वक्त के जो है इंटीरियर मिनिस्टर्स, उस वक्त के जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, इस्लामाबाद पुलिस थी, उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर थे, उनको बुलाए। और इवन के मैं तो ये भी कहूँगा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने भी कुछ बात की थी डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी में। जी बिल्कुल, उस मामले को भी टेकअप करें, उस मामले को भी लेकर आए। को नाम जो यही मौसूफ है, इन्हीं का नाम आया वहाँ पर भी, कि वो उनके घर गए और उनको कहा जी कि आप जो है वो हमारे जो मेहनत है 2 साल की वो ज़ाया कर देंगे। अब वो भी उनसे भी हलफनामा मंगवा लें, एक दफ़ा ही सारा मामला हल करें कि ये बंदा अगर था, इसने जो कुछ किया किसके कहने पर किया, क्यों किया और क्या हासिल करना चाह रहा था, क्या दुश्मनी थी इसके निज़ाम के साथ, क्या दुश्मनी थी इसकी जमहूरियत के साथ, और अगर दुश्मनी थी तो फिर दुश्मनी की वजह भी बताए और किसके कहने पर की है और जो इसकी सज़ा बनती है सपोजिटली, या कम अज़ कम इस बात को डिटरमिन तो होना चाहिए कि ऑन इट्स ओन इसने ये काम किया है, अपने कुछ इंटरेस्ट थे या किसी के कहने पर किया है। ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो सियासतदानों को डॉक्यूमेंट करना चाहिए ना सर, पॉलिटिशियंस को तो करना ही चाहिए ना, ये तो पहली जिम्मेदारी है। विक्टिम ये लोग थे, बट विल दे डू इट? विक्टिम तो ये लोग थे। देखें, एहसन इकबाल साहब जब गए, आपको याद होगा कि वो नैब कोर्ट के अंदर जा रहे थे, जी रोक लिया था, और बाहर जो खड़ा हुआ था एक रेंजर्स का एहलकार। अब रेंजर्स बराह रास्त उनके मातहत थी, उनको अंदर जाने नहीं दिया और उन्होंने कहा ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। अच्छा, इसके बावजूद कह रहे थे बनाना रिपब्लिक नहीं है? उन्होंने कहा ये बनाना रिपब्लिक नहीं है और ये हो नहीं सकता। इस हादसे के बावजूद कह रहे हैं कि बनाना रिपब्लिक नहीं है। था कि ये हो नहीं सकता कि इस मामले को मैं यहाँ पर छोड़ दूं, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ा उस मामले को। ठीक है, आपको भी याद है कि उस रेंजर्स के एहलकार के खिलाफ या उस वक्त जो कमांडर था उसके खिलाफ वो कार्रवाई हुई नहीं हुई? मेरे इल्म में तो कम से कम नहीं। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में कहानी के तमाम हिस्से जो हैं उनको पुर करना चाहिए ना। पॉलिटिशियंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नवाज शरीफ की काबीना के मेंबरान दोनों वक्त, 2014 के वक्त भी, 2017 के वक्त भी,
ऑल ऑफ दीज पीपल नीड टू कम आउट एंड डॉक्यूमेंट, नहीं इसके अलावा सिर्फ आपका एफिडेविट घूमता रहेगा। डेफिनेटली आई टोटली एग्री विद यू। और मैं समझता हूँ कि अगर ये पॉलिटिशियंस आज ये नहीं करते तो आने वाले वक्त में नुकसान उठाएंगे। और हो सकता है ये वैक्यूम है पॉलिटिशियंस की तरफ से इन चीज़ों का ना खुलना, ये वैक्यूम कोई ना कोई और फिल करेगा, कोई और पॉलिटिकल फोर्स फिल करेगा। लेकिन राणा साहब तो कहते हैं कि सबको पता है, हमने तो बताया हुआ। इस तरह नहीं होता ना। मैं ट्वीट्स करता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, आपको पता है मुझ पे क्यों हमला हुआ था, इन ट्वीट्स ही वैसे हुआ है ना। तो वो कब की बात है, इतनी पुरानी बात है ये। और मैं ख़त लिख चुका हूँ प्राइम मिनिस्टर को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, चीफ जस्टिस को। ये जो आप बाहर आके एक बाकायदा एक अदालत में एक फोरम पे बयान हल्फी देते हैं ना, आप ये इसकी कानूनी हैसियत है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया आपने इस चीज़ को। तो ये करना चाहिए, और इसलिए करना चाहिए कि हुकूमत मैंने तो नहीं करनी ना आपने करनी है, हुकूमत तो नहीं सियासतदानों ने करनी है ना, और सारी उम्र करनी है। तो अपनी हुकूमत बेहतर करने का, ये जो है ना जी कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, आपको सब पता है, ये चलना नहीं है। अब जिस नहज पे ये हालात इस मुल्क के आ चुके हैं, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। या सियासतदान ले लें जिम्मेदारी मुल्क चलाने की या ना लें, ये दरमियान में मिन नहीं लेंगे जिम्मेदारी। ऐसे नहीं, मेरी जाती राय है कि ये लोग नहीं लेंगे। राणा साहब भाई अब आपकी कोर्ट में आ गया जी, बॉल मुराद साहब की कोर्ट में, लेकिन आपसे पहले वो कहते हैं तुझे जिम्मेदारी नहीं लेनी, बस मिन करते रहना है, बस ये करना। नहीं, आप मेरी बात सुने। अब सार साहब ने उसमें जो पता नहीं कौन से पॉइंट्स जो थे वो इनके मतलब रिलेटेड थे, तो इन्होंने सोचा कि मैं ज़रूर रिकॉर्ड दुरुस्त करूँ। उन्होंने जाके एक एफिडेविट दे दिया, वहाँ पे सबमिट कर दिया, जहाँ से आगे से बात चल पड़ी। वहाँ पे क्वेश्चन होते रहे और ये जवाब देते रहे और चीज़ें आगे बढ़ती गई। लेकिन अगर कोई पॉइंट उसमें है तो बहरहाल ज़रूर उस वक्त के जो रेलिवेंट लोग थे, जिस तरह आपने हसन इकबाल साहब का नाम लिया, या और लोग जो सही इनसाइडर हैं, जो जिनके वजारतें या जिनके मामला तो उसके मुतलका थे, उनको जाना चाहिए, या कोर्ट उनको खुद बुला ले, वरना खुद ब खुद तो जाके वो शायद इस तरह ना कर। कमाल हो गया राणा साहब, मियां साहब तो काला कोट पहन के चले नहीं थे गए कोर्ट, वो कौन सा मामला बरह रास्त उनका था, वो तो आप उनको तो कोई मसला नहीं हुआ था, मियां साहब तो गए हैं, तो आप स्टेप करें ना जी। वो आप सार सही कह रहे हैं, ये गवर्नेंस के इशू हैं, सियासत के इशू हैं, सिविल मिलिट्री रिलेशंस के इशू हैं, या आपका ख्याल है कि इलेक्शन ना लगे अगे यार केड़ा मसले फंस गए हैं की प्रोग्राम कर रहे हैं ऐसा फंसाऊ ने, आप इलेक्शन के वजह से रुके हुए हैं। कोर्ट का ऑर्डर भी है, कोर्ट ने कहा है जिसने आना आए सामने। देयर यू गो, दरवाजा खुला है, कहा मैं इसीलिए किया हूं, ओपन है डोर, मैं इसीलिए किया हूं कि डोर ओपन किया सुप्रीम कोर्ट ने। जी मुराद साहब जाएंगे, मुराद साहब जाएंगे। तलत साहब मैं आपको बताऊं, किसी ने नहीं जाना, किसी ने कुछ नहीं कहना। ये मैं आज साइन करके लिख देता हूं इधर, आप रख लें, आज रिकॉर्ड करके भी रख लें प्लीज़, क्योंकि आपके पास तो ये होगा प्रोग्राम। कोई नहीं जाएगा, कोई किसी ने किसी का नाम नहीं लेना, किसी ने कुछ नहीं बताना, ये बात उसी तरह ख़त्म हो जाएगी जिस तरह यहाँ तक पहुँची हुई है। सो लेट्स बी ट्रूथफुल टू अस आवरसेल्व्स फर्स्ट। हमें सच बोलना चाहिए, जो कि हम इस मुल्क में बहुत कम। नहीं, आप इतनी सुन के क्यों हुए, आप हमें बताएं ना आज क्या मसला है। आज आपने कॉफ़ी नहीं आप देख लेना, हाँ। मैं आपको बता रहा हूं कि आप देख लेना कि देयर इज गोइंग टू बी आलम साहब होंगे, इनकी पिटिशन होगी, और बाकी सब आपको कहीं नजर नहीं आएगा। आप जानबूझ के नून लीग को धक्का दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राणा साहब गुस्से में आके अच्छा मैं जा रहे हैं, फिर उनका मसला खराब हो जाए और आपके लिए रास्ता खुल जाए, आप ये कर रहे हैं ना। नहीं। राणा साहब घाग है, वो इसमें नहीं आएंगे। राणा साहब देखिए, इन्होंने चैलेंज किया आपको कि आप नहीं जाएंगे, कोई नाम नहीं लेगा। नहीं देखिए, राणा साहब की बात नहीं कर रहा, मैं सब की बात कर रहा हूं, नहीं जाएगा। मेरी तलत साहब, हमारे पास तो सेकेंडरी एविडेंस है ना। डायरेक्टली जो लोग इन्वॉल्व थे वो तो ये लोग थे, इमरान साहब थे, या इनकी पार्टी थी, या इनका चेयरमैन था, ठीक है, इनको सब पता है। लेकिन ये अब आए ना आगे, हमारी तो दूसरी इंफॉर्मेशन है ना, दूसरे लेवल की। तो जो मुझे पता था मैंने तो बताया उस वक्त क्या हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं और हुई हैं और शायद होती भी रहें। यार टीवी पे नाम नहीं ले रहे, आप कह रहे हैं कोर्ट के अंदर जाके नाम लेना चाहिए। देखे ना वो कितनी एहतियात के साथ बात कर रहे हैं। हमने इतना खुला प्रोग्राम उनको दिया हुआ है, ना कोई एडिटोरियल रिस्ट्रिक्शन है ना कुछ है वो। और ये उन लोगों के बारे में जो रिटायर होके गोल्फ खेल, जो गोल्फ की स्टिक्स भी उनकी खिंच गई हैं, वो इतने पुराने रिटायर हुए, उनके नाम नहीं ले रही है। देखिए ये तो यही जवाब देंगे, मैं तनकीद नहीं करना चाहता इन पे, तजिया तो कर लेना। मैं तजिया कर सकता हूँ। मैं ये मेरा ये ख्याल है कि अगर
आपकी कमिटमेंट है अल्लाह के साथ, अपने ज़मीर के साथ और धरती के साथ और उसके लोगों के साथ, जिसके लिए आप सियासत करते हैं, जिसके लिए आप वोट मांगने जाते हैं और जिसकी बेहतरी और खुशहाली के लिए आप काम करना चाहते हैं, और फिर आप हमें ड्राइंग रूम्स में, खानों में बुला के और बिठा के बताते हैं कि साना इंज हो गया तो साना इंज हो गया। वो तभी मुमकिन है जब आप वाकई आप अपने अल्लाह के सामने जवाब दें और खड़े हों रात को और कहें कि या अल्लाह मैं ये इसी को सच समझता, मैंने ज़िंदगी गुजार ली, अच्छी गुजारी, अब मैं ये कर्ज़ है मेरा कौम पे कि मैं ये सच दे के जाऊँ, उसको दे दें, सच दे दें, कुछ किसी की सज़ा ना मांगें, किसी को कटहरे में ना खड़ा करवाएं, सच दे जाएं। कम से कम सच तो एक बार बाहर आ जाए, इस ख़ास अरसे का कम से कम आ जाए, आखिरी 4-5 सालों का, 6 सालों का ही आ जाए, उसके बाद पिछला रहने दें, उससे आगे शायद मुराद साहब हैज अ पॉइंट टू मेक ऑन दिस। जी मुराद साहब, गो अहेड। सर मैं बड़ी खूबसूरत बातें ये कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बातें हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कितनी को पॉलिटिक्स इस मुल्क के अंदर जो बातें आपने की अल्लाह के नाम पे हो रही हैं, अपनी आखिरत के नाम पे हो रही हैं, अपना सवाब कमाने के नाम पे हो रही है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो पॉलिटिक्स इस मुल्क के अंदर होती है उसमें ये सब चीज़ें हैं, कहीं आपको नज़र आती हैं? आपके ख्याल से जितना हम मैटर ऑफ फैक्ट हो उतना हम तो खुद इतने ख़राब लोग हैं, हम सब कि हम किस तरफ हम ये बातें करनी बड़ी खूबसूरत है सर, मगर रियलिस्टिक होकर देखना है कौन सी पॉलिटिक्स में हो रही है। मुराद साहब ये बताइएगा कि कभी तो आपने जो है कभी तो आपने अपनी सिमत को दुरुस्त करना है, या आपने जो अगर गलत जा रहे हैं तो अपनी सिमत गलती रखनी है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने अपनी नौकरी से हाथ धो दिया। ये बात नहीं कर रहा मैं, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने अपनी नौकरी से हाथ धो दिया। वो चीफ जस्टिस बनना था उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और वो शायद आज वो सुप्रीम कोर्ट में होते, लेकिन उन्होंने शहर ही छोड़ दिया है, उनके पास वसाइल नहीं है, उन्होंने शहर ही छोड़ दिया, गांव चले गए। उन्होंने जो कुछ किया उससे उन्होंने क्या हासिल किया? अपनी ज़मीर की आवाज़ पर बोले ना। तो अल्लाह के सामने इंसान जो है वो जवाबदेह है। देखें, दुनिया में खुदा ना बनाएं, अल्लाह ताला एक ही है, सजदा उसी के सामने करें, ना डरे इंसानों से। हाँ, बात यह है कि किसी पर मट्टी या कीचड़ ना उछालें, लेकिन अपनी सिमत को दुरुस्त करना, अगर पहले गलत थी आज दुरुस्त करना चाहेंगे, उसमें कौन सी बुराई है? मुझे बताएं आप। या आपने कहना है जी कि हमने करनी ही नहीं है और हमने दुनिया में खुदा ही बना के रखनी है? मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं तो ये सर कह ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं जो इक्तदार में पार्टीज रही हैं, सब चीजें रही हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि उन्होंने ऐसे कौन से काम किए जो कि आपको लग रहा है कि अब वो जबरदस्त काम आके सच बोल देंगे। मुझे सिर्फ ये बता दें कि उनमें कौन सी आपको क्वालिटी एकदम नजर आई है जिसकी वजह से आप ये समझे कि जी अब वो आके एकदम वो बिल्कुल कहेंगे जी हम अभी बिल्कुल सब कुछ सामने रखने लगे हैं। देखिए मैं तो आपको बता रहा हूँ जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं। ठीक है मुराद साहब, यू आर वन ऑफ दोज पीपल, मेरा ख्याल है, जो कि हु आर फाइन पीपल। ठीक है, सियासत में आए हैं, थोड़ी उम्र कम है, नए आइडियाज़ के साथ आए हैं। अगर इस तरह की स्टेटस को की बातें इन्होंने भी करनी है ना कि ये तो मैं तो रियलिस्टिक हो रहा हूँ, रियलिस्टिक ना हो, और ये रियलिस्टिक होना नहीं है। इस वक्त जो हालत है हमारे मुल्क की और लोगों की, हम इसमें से कभी नहीं निकल सकेंगे। हम बांग्लादेश से कभी बराबर भी नहीं जा सकेंगे, इंडिया के बराबर नहीं जा सकेंगे, अगर हमारे सियासतदानों की ये सोच रही, ये डिफीटिस्ट सोच रही जो इस वक्त है। इनकी जिम्मेदारी है कि कौम इनको वोट दे, मुंतखब करे और हुकूमत दे, और इनकी जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत लें इख्तियार के साथ और जिम्मेदारी पूरी करें और अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें। ये नहीं है कि मेरा काम तू कर दे, अदर काम तू कर दे, जाके आउटसोर्स ना करें और फिर कहें साढ़े हाथ कुछ है नहीं, साढ़े हाथ कुछ है नहीं। ये ना करें। आपकी इस बात के ऊपर आपको पता है बहुत सारे सियासतदानों के सर के ऊपर एक बबल बन रहा होगा जिसके अंदर लिखा होगा कि ऐसे ना करने वाली गल नहीं, ये फिर सियासत छोड़ दें, फिर सियासत छोड़ दें, फिर कोई और काम करें। अब इस मुल्क में इस सियासत को थोड़ी अपनी, राना साहब जवाब देंगे, लेकिन राना साहब यू गो फर्स्ट, गो अहेड। नहीं देखिए, मेरा ख्याल है कि मैंने तनवीर साहब बात करें, तनवीर साहब बात करें, लेट मी हियर तनवीर साहब फर्स्ट, बट गो अहेड तनवीर साहब जी। देखिए ये बातें अब सार साहब जो कर रहे हैं बड़ी खूबसूरत हैं, आइडियलिज्म बिल्कुल होना चाहिए और इसी लाइन में सोचना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जो भी हुकूमत रही है, जिस तरह की भी हुकूमत रही है, उन्होंने कोशिश की है कि वो आइन और कानून की बालादस्ती पे, सिविलियन सुप्रीमेसी पे ज़रूर बात करें और उस पर अमल भी करें। लेकिन किस तरह वाक़यात आगे होते हैं, किस तरह आगे बढ़ती हैं, ये चीज़ें सबके सामने, और ये बातें रिपीटेडली सियासतदान करते भी रहे हैं
कि ये हमारे साथ हर्डल्स हैं, ये बातें होती हैं जो प्रेस में भी आती रहती हैं और मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चलती हैं। तो मेरा कमी किसी ने नहीं की, कोशिश की है, कोशिश होगी। और उसमें सिर्फ सियासतदानी नहीं है, उसमें अदालतें भी हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सहाफ़ी भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, बिजनेस कम्युनिटी उसके अंदर इन्वॉल्व है। मेरी बात सुन लेना, ब्यूरोक्रेसी है, सारे अदारे इसमें इन्वॉल्व हैं कि वो अपनी अपनी डायरेक्शन पे चलें, अपने अपने हदूद में काम करें और उससे इधर उधर ना देखें। तो मेरा मामला ठीक हो जाए। सिर्फ कहना सियासतदान ने इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, एग्जीक्यूशन होती है थ्रू इन अदारों के। अगर वही से कुछ नहीं, हम सिर्फ इस वजह से सियासतदानों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि दोनों धरनों के अंदर जो वफाकी हुकूमतें थीं वो बुरी तरीके से मुतासिर हुई, उनको निकालने का बंदोबस्त किया गया। इस्लामाबाद को जो है एक सारी दुनिया के अंदर तमस्खर बनाया गया, सर्कस बनाया गया, मफलूज किया गया। हम उस जाविये से बात करें। बट लेट मी हियर मुराद साहब ऑन दिस। जी मुराद साहब, गो अहेड। सर मैं सिर्फ उनकी बात का जवाब देना चाह रहा हूं कि मुझे हो गए 15 साल सियासत में। उस 15 साल में से मैं ऑपोजिशन में 5 साल रहा, मैं मिनिस्टर रहा 3.5 साल, 4 साल। मैं एजुकेशन मिनिस्टर अगर रहा तो मैं उसकी एक एक चीज का हिसाब किताब दे सकता हूं। जो चीजें मैंने की 75 साल में इस मुल्क के अंदर एजुकेशन में वो चीजें नहीं हुई थी जो मैंने की, और वो चल रही हैं अभी तक, हालांकि उनको बंद करने की कोशिश किया जा रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने रियलिस्टिक होकर ये सोचना है, पॉजिटिव आपने हमेशा ही रहना है ऑब्वियसली अपने मुल्क के लिए कि अगली दफा हम बेहतर चीजें कर सकें और बेहतर करें। मगर आपने ये भी देखना है जो प्रेजेंट लॉट है आपके पास, उसमें से कौन ये करने की कैपेबिलिटी रखता है और कैपेसिटी रखता है। मेजॉरिटी तो वही है जो पिछले 30, 40, 50 साल से जो इन इदारों का हाल कर दिया हुआ है। आपको सिर्फ तब पता लगता है तलत भाई, जब आप अंदर गवर्नमेंट के जाते हैं, आपको इदारों का तब पता लगता है। एक एक डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर रहा। मैं पंजाब की आपको बता दूं, नॉट वन डिपार्टमेंट was doing what they're supposed to जो do। पाकिस्तान की जब आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है तो आप कहते हैं कि जी हम वहां आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। ठीक है, जरा इसको और the thing is जी जरा इसको इस तरफ लेके आते हैं, रियलिस्टिक बात कर लेते हैं। वो कहते हैं जी कि हमने बहुत मतलब कोशिश की राना साहब ने, और अपनी तरफ से बात करते रहे हैं। जो कह रहे थे कि ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, उनके ही दस्तखत मौजूद हैं धरने की डॉक्यूमेंट के ऊपर ना। एहसन इकबाल साहब के दस्तखत मौजूद हैं जी। तो जो मियाँ साहब कहते थे कि मुझे क्यों निकाला मैं आपको बताता हूँ, तो वो अब वो हैप्पीली आराम से वापस आए हैं, उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही। हम तवक्को नहीं करते कि आवाज़ उठाएंगे। सो पावर पॉलिटिक्स के डायनामिक्स तो है ना अपने। बिल्कुल ठीक है, मैं मुत्तफिक हूँ कि ये इनकलाब नहीं, ना मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं, ये इनकलाब सियासतदान इनकलाब नहीं लेके आता, इनकलाबी नहीं होते, वो एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं। मैं भी उसी एवोल्यूशन पे बिलीव करता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एक सिचुएशन है, आप कम अज़ कम, और यही जो धरने की चले बात कर लें, आप कम अज़ कम जो सच है वो तो बाहर ले आए। हमारी क्या रियलिस्टिकली कोशिश क्या है हमारी और सियासतदानों की, कि जो एक आइन है, जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो लिखा है आपका काम मेरा काम, हम उसके मुताबिक काम करें, अपने दायरा कार में रहें। ठीक, सच सामने आने से इसकी उम्मीद पैदा भी होगी और मजबूत भी होगी कि हर कोई अपने अपने दायराकार में रहेगा। जिसने आपकी स्पेस छीनी है वो वापस आपको देगा। ये नहीं होगा कि टिकटिकियां लग जाएंगी डी चौक पे, पार्टियां लगाना शुरू हो जाएंगे, ये नहीं है। तो सच बोलने से कम इसकी उम्मीद पैदा होती है। लेकिन एक बात तो उनको करनी चाहिए थी आज कोर्ट में ना, कि सब पूछ रहे थे कि ये रिव्यू सब ने इकट्ठा क्यों फाइल किया। आज कोर्ट में ये बात हुई थी, तो बात उसका जवाब बड़ा इजी और बड़ा सिंपल था। कोर्ट ने पूछा बार बार। हाँ जी, पूछा ना, नहीं पूछ सकता। नहीं, कोर्ट ने पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। रिव्यू पता क्यों फाइल किया था? रिव्यू इसलिए था कि उन मौसूफ की जो 2 स्टार से 3 स्टार उन्होंने प्रमोट नहीं हो सकते थे, उन्होंने उसको रिव्यू की आड़ में कि रिव्यू फाइल हो चुका है, कार्रवाई वो हुई नहीं, तो वो 2 स्टार से 3 स्टार हो गए थे। तो ये उनका सारा काम हुआ, यानी ये एक रीजन थी। तमाम के तमाम जो है ना, इसमें पीटीआई भी आ गई, शेख साहब भी आ गए, पता नहीं ज़ियाउल हक साहब भी आ गए, ज़ियाउल हक साहब भी आ गए, फिर एमक्यूएम भी आ गई, ये तमाम जमातों ने रिव्यू फाइल कर दिए। तो पर्पस तो ये था, वो देखिए उस शख्स ने उस जमाने से सोचा हुआ था कि मैंने जो है ना 4 सितारे लगाने हैं अपने आप। ये बड़ी और ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सारी, मतलब आप कह रहे थे ना कि जो पेरेंट ने करना है, पेरेंट डिपार्टमेंट के पेरेंट ने करना है,
बहुत से काम ऐसे उसने किए हैं, ये बात मतलब वाजे सबके सामने, इट्स रिटन ऑन अ वॉल, कि नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपने तौर पर किए हैं। ओके, आई हैव टू लिव इट देयर। ये इट्स अ बिग केस। तारीख ने भी इसका तयन करना है कि कौन जिम्मेदार था किस मामले का, आइन के अंदर किसकी क्या जिम्मेदारी है, कैसे काम चलाना है। सियासतदानों के पास नादर मौका है कि तारीख के इस धारे के जो मिसिंग पीसेस हैं उनको मुकम्मल कर दें और माजी से सीखते हुए मुस्तकबिल का रास्ता जो है मुतय्यन कर दें। अगर वो मौका मिस कर देंगे फिर माजी जैसे हालात ही उनके सामने होंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।